विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 60 पर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप रॉकेट की गति को कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। रॉकेट की गति पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल का क्या प्रभाव होता है उसको भी कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उनको इस आज वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रॉकेट की गति पर भी आधारित है एक और दोनों एक क्वेश्चन है। तो फार्मूला वगैरह जरा क्या एक बार रिमाइंड कर लीजिए। फार्मूला क्या रहता है? v बराबर v नॉट u log m नॉट अपॉन n। ये रॉकेट की गति अंतिम रॉकेट की गति के या रॉकेट के अंतिम वेग का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अगर गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव की अगर हम बात करें उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है? उसके लिए होता है v नॉट u log m नॉट अपॉन n माइनस g2, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, अपने जहाँ आपने नोट किया हो उसके हेडिंग पे ऊपर लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट MIMP, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या इसको बाद में करते हैं, पहले दूसरे वाले को करते हैं, ठीक है। क्या है? एक खाली रॉकेट का द्रव्यमान, लिख लो पहले, एक खाली रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? 5000 kg, 5000 किलोग्राम है, तथा इसमें 40,000 किलोग्राम ईंधन भरा जाता है, तथा इसमें 40,000 किलोग्राम ईंधन भरा जाता है। ईंधन से एक चीज़ याद आ गई, रॉकेट में कौन सा ईंधन जो है प्रयोग किया जाता है, कौन से फ्यूल का इसमें प्रयोग किया जाता है, याद होगा आपको, बताइए जरा कौन सा होता है इसमें? इसमें होता है लिक्विड हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन या द्रव पैराफिन, और ऑक्सीकारक के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना ईंधन भरा जाता है? 40,000 किलोग्राम ईंधन भरा जाता है। यदि ईंधन का निर्वातक वेग ईंधन का निर्वातक वेग 2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तब रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग ज्ञात करो। रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग ज्ञात करो। लॉग की वैल्यू दी गई है आपको, लॉग 3 का मान दिया गया 1.0986, जबकि देखो क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें जो लॉग की वैल्यू होगी, जो लॉग की वैल्यू उसको सब सॉल्व करेंगे उसमें यूज होती है, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू आपको जो है दी जाएगी। उसके लिए टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो लॉग की वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको।
कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है, इसलिए करा उन्होंने क्या रॉकेट के अधिकतम वेग के लिए रॉकेट के अधिकतम वेग के लिए फॉर्मूला आपके पास है कौन सा? मेरे हिसाब से पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लीजिए। तरीका सही वही होता है, पहले जो आपको गिवन डेट है उसको आप नोट डाउन करो। दिया गया है, क्या दिया गया है? गिवन डेट खाली रॉकेट का द्रव्यमान 5000 दिया गया है, ठीक है, और ईंधन का कितना दिया गया है? 40,000। एम नॉट क्या होता है? प्रारंभिक द्रव्यमान। समझिए यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू कितनी होगी, यहीं पर आप गलती कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान से आप समझिए। एम नॉट की वैल्यू अगर आपको याद होगा कि एम नॉट क्या होता है? प्रारंभिक द्रव्यमान होता है, इनिशियल, जब रॉकेट जो है लॉन्च होने वाला होता है उस समय। तो एम नॉट का मतलब ये है कि खाली रॉकेट का द्रव्यमान कितना दिया है? 5000, और इतने किलोग्राम उसमें ईंधन भरा हुआ है 40,000। तो जब रॉकेट लॉन्च होगा तो खाली थोड़ी लॉन्च होगा, उसमें ईंधन भी तो भरा होगा ना। तो एम नॉट यानी प्रारंभिक द्रव्यमान का मतलब ये होता है ईंधन का द्रव्यमान प्लस खाली रॉकेट का द्रव्यमान, यानी एम नॉट की वैल्यू इसको और इसको प्लस करने से प्राप्त होती है। एम नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए, और एम की वैल्यू कितनी दी है? अब अंतिम एम क्या है? अंतिम द्रव्यमान, यानी कि जब पूरा उसका ईंधन खत्म हो गया हो, यही तो है ना, उसी स्थिति की बात है। तो एम की वैल्यू कितनी दी है? 5000। दो वैल्यू हमको मिल गई। हाँ, ईंधन का निर्वातक वेग, निर्वातक का मतलब एग्जिट वेलोसिटी, यहाँ पर बात हो रही है जेट, जो हॉट गैसेस होती हैं उनकी बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू ये यू, निष्कासित गैसों का वेग। किलोमीटर पर सेकेंड। और कुछ दिया है? ये वैल्यू आपके पास पहले से है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बाकी और कुछ है? अधिकतम वेग यानी v का मान पूछ रहा है, चलो नोट कर लो। ये हो बी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट अपॉन एम, इसकी वैल्यू एम नॉट वी नॉट नहीं है, यू ये वी नॉट क्या होगा? वी नॉट की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है और अभी रॉकेट कहाँ पर है?
एक जगह रुका हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। v बराबर u log m0 अपॉन m, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखिए, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि जो निष्कासित गैसों का जो वेग u है वो किलोमीटर पर सेकंड में दिया गया है। हो सकता है कि आपको दिमाग में आ जाए कि किलोमीटर पर सेकंड में नहीं होना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो ध्यान रखना जो ये वेग निकलेगा, ये रॉकेट का जो अधिकतम वेग या अंतिम वेग निकलेगा वो भी किलोमीटर पर सेकंड में ही निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मान रखो। m0 कितना है 45,000, और ये कितना है 5,000। log in 3 आगे वैल्यू ना, वैल्यू रख दीजिए 1.0986। यू की वैल्यू 2 या यू कहाँ से आएगा, हाँ ये 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब इसको चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु में ये द्रव्यमान केंद्र से जुड़ा हुआ आपको न्यूमेरिकल है, जो कि द्रव्यमान केंद्र स्थिति फलिश पढ़ा है ना हम लोगों ने, उसी से संबंधित है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसको शॉर्ट में लिख दो, बार बार इतना बड़ा शब्द नहीं लिखना पड़ेगा, CO, ठीक है। क्या था, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु में कार्बन तथा कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जरूरत पड़ेगी इसे। कार्बन तथा ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ठीक है। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन तथा ऑक्सीजन, अच्छा देखो डिस्प्ले पर आपको परमाणु पूरा नहीं लिख रहा होगा, तो केवल ये जो ऑक्सीजन इक्वल 16 आगे केवल परमाणुओं लिखा है, ठीक है। देख लेना परमाणु के, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के बीच की दूरी
1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम है। तब कार्बन परमाणु के सापेक्ष, तब क्या करना, कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की, तब कार्बन परमाणु के सापेक्ष CO अणु की द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात की। सोल्व करिए। देख लीजिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा ना, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्या, एक कोई मॉलिक्यूल्स है और आपको पता है कि अणु कई सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु बड़ा होता है और परमाणु छोटा होता है। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स और परमाणु उसको बोलते हैं एटम। एक अणु में कई सारे परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, यानी कई परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। तो यहाँ पर तो कौन से अणु की बात हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO अणु की बात हो रही है। केमिकल फॉर्मूले से क्लियर स्पष्ट है कि ये कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है। दूसरी चीज़, कार्बन का जो परमाणु भार है कितना होता है, 12। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। क्लियर है। तो अब इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1.12 एंगस्ट्रॉम है। तब ये कह रहा है कि कार्बन पर, भाई ये अणु है ना, एक निकाय मान लो इसको। ठीक है। क्या मान लिया इसको, एक निकाय। तो इसी निकाय का आपको द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान यानी स्थिति ज्ञात करनी है उसकी। किसके सापेक्ष, कार्बन परमाणु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, कार्बन परमाणु के सापेक्ष। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को देखिए। पहले एक लाइन लिख देना है, उस लाइन के अकॉर्डिंग फिर डायग्राम बनाएंगे। क्या, माना CO अणु का कार्बन परमाणु मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित है तथा ऑक्सीजन परमाणु एक्स अक्ष पर स्थित है। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये एक्स अक्ष का ऐसा नहीं कि इसमें अक्ष आगे नहीं आगे, इसी मतलब उसी से 1.12 एंगस्ट्रॉम दूरी पर कार्बन परमाणु रखा हुआ है सीधे राइट साइड में, वो ऑक्सीजन परमाणु रखा है राइट साइड में, एक्स अक्ष पर स्थित है। जैसा चित्र में प्रदर्शित है। चित्र देखिए क्या है, यहाँ पर ये कार्बन परमाणु, हम यहाँ पर मूल बिंदु मान के चल रहे हैं। जब ऐसे खींचते हैं जैसे इधर देखो ना, जैसे ये है मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो कार्बन कहाँ पे रखा है, यहाँ पर, और एक्स अक्ष में कहीं क्या रखा है, ऑक्सीजन रखा है। ठीक है, वही सेम कार्य है। ये मूल बिंदु हमने मान लिया, यहाँ कार्बन है और एक्स अक्ष की तरफ क्या रखा हुआ है, ऑक्सीजन परमाणु रखा हुआ है।
ये x अक्ष मान लीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच की दूरी कितनी है? 1.12 एंगस्ट्रॉम। इसको नोट करो जरा। इसको बना रहे लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी डायग्राम में। देखिए ये डायग्राम हमने बना लिया। अब हम इसमें जो दिया गया है गिवन दैट उसको देख लेंगे। देखिए अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर इसका x घटक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? x दिशा में है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान केंद्र के लिए x दिया, वहाँ हमने पढ़े हैं XCM, YCM और ZCM सभी पढ़े। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो M1 X1 X2 इसको डालें समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इनके मान हमको मिल जाए सबके। अगर मान हमको मिल जाएंगे तो फिर इसमें रख देंगे और आसानी से इसी का मान हमको ज्ञात करना, द्रव्यमान के अंतर स्थिति ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो देखो क्या होगा, दिया है M1 किसके? कार्बन के सापेक्ष में निकलवा रहा है। कार्बन का क्या हो जाएगा? M1, यानी कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। M1 बराबर 12। फिर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा M2। अब जरा देखिए X1 और H2 और मिल जाए। M1 M2 मिल गया, ये M1 M2 ये भी। X1 H2 क्या होगा? X1 की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए। X1 होगा 0। क्यों? समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कार्बन परमाणु के सापेक्ष, और कार्बन परमाणु कहाँ पे है? मूल बिंदु पर है। तो जहाँ से कार्बन परमाणु रखा हुआ है वहीं से लेके चलना। तो कार्बन परमाणु की स्थिति उसी बिंदु पर कितनी होगी? 0 होगी। इसलिए X1 की वैल्यू क्या है? 0। और X2 का मान कितना आना चाहिए? मूल बिंदु से दूसरे परमाणु की दूरी कितनी है? 1.12 एंगस्ट्रॉम। ये मान ये समीकरण 1 में रख देंगे। ये मान समीकरण 1 में रखने क्या आ जाएगा? XCl ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या H2 ये आ गया आपका। अच्छा,
ये आ गया 4.48/7 एंगस्ट्रॉम एक्सीएल का मान, ठीक है। इसको नोट करो और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा 0.64 एंगस्ट्रॉम। हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ जो मूव करते हैं, गति करते हैं, वो उपग्रह, ठीक है। ये उपग्रह पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस उपग्रह के एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ज्ञात करना है। इस उपग्रह का को एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। लगने वाले समय को ज्ञात करो। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 10 लिया गया है। जबकि पृथ्वी की त्रिज्या तथा g का मान 10 लिया गया है। ये क्वेश्चन अलग है बिल्कुल, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा अलग है। इसमें एक अलग डिफरेंट फॉर्मूला लगता है, इसलिए इसको आप इसके फॉर्मूले को याद रखना। बस बात खत्म। इसमें कौन सा फॉर्मूला है, जब जाओ एग्जाम देने तो फॉर्मूले को देखते जाना और बाकी कुछ नहीं, इसमें से एक फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। देखिए क्या है, क्या क्या दिया गया आपको, हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है, ठीक है, और क्या दिया गया आपको, त्रिज्या पता दे दी गई आपको। बस यही चीज़ है। और आपको आवर्तकाल पूछा गया, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा,
चक्कर पूरा करने में लगा समय। पीछे देखना तो रूट लिखो आपको पर नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए क्या होता है, आर की वैल्यू आपको पता है, एच दिया गया, जी ये दिया गया, 2 पाई कांस्टेंट है। सारी वैल्यू आप इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे और वैल्यू रखने के बाद जो है इसका आंसर कितना आता है वो बताएंगे और मुझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट का मतलब व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर सकते हैं इसका आंसर। आप लोग भेजते रहिए। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, ठीक है, उसका भी मैंने बोला था उसको सॉल्व करके आपको भेजना है, उसको किसी ने नहीं दिया। इसका आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। जो उसके पास ये वीडियो जाएगा वो उसको जो देखेगा उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजोगे। आप सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है।